टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2025 के सुपर मॉक करने वाले हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। सुबह में करंट अफेयर की क्लास चलती है, आप लोग इसे भी ज़रूर देखें। ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट, टेलीग्राम चैनल, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो क्लियर एसएससी ऑफिशियल पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला ये देखते हैं। स्टेटमेंट बेस है, न्यू पैटर्न पे आधारित है। आजकल ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपास्थियां एक लचीला संयोजी उत्तक है जो कान का पिन्ना और नाक की नोक में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, स्नायु बंधन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, जबकि कंडरा हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, वसा उत्तक वसा का भंडारण करता है और शरीर को ऊष्मारोधन प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सारे स्टेटमेंट क्यों सही है और क्यों गलत है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें। इससे आपको बहुत सारा चीज़ पता चलेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए पहला देख लेते हैं। उपास्थियां एक लचीला और अर्धकठोर संयोजी उत्तक है जो कान का पिन्ना यानी बाहरी कान और नाक की नोक जैसे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए। जो लिगामेंट्स होते हैं वो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, जबकि कंडरा यानी टेंडेंस मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। लिगामेंट्स किसको जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से, और टेंडेंस मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ते हैं। वसा उत्तक शरीर में वसा का भंडारण करता है और एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करके शरीर में ऊष्मारोधन प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन पे विचार करना है। पहला स्टेटमेंट देखिए। एमएसपी भारत द्वारा हर वर्ष खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए घोषित की जाती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए। एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। इसकी सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सभी फसलों की सभी राज्यों में एमएसपी पे खरीद अनिवार्य है। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। 1 और 2 इसका सही है। चलिए इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में सरकार खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए प्रत्येक वर्ष एमएसपी की घोषणा करती है। कृषि लागत मूल्य आयोग फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करता है। सभी फसलों की एमएसपी पे खरीद अनिवार्य नहीं है। यह आमतौर पर चुनिंदा फसलों के लिए कुछ राज्यों तक ही सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये कथन है और ये कारण दिया हुआ है। देखिए इसको। पहला, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता। तो संशोधित नहीं किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट गलत है। संशोधित किया जा सकता है। कारण, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए पहला गलत है और कारण बिल्कुल सही है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। चलिए, केशवानंद भारती मामले। केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में। के बाद यह स्थापित हो गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचे। मूल ढांचे में बदलाव नहीं होना चाहिए, बाकी संशोधन किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कथन है और कारण है। पहला कथन सुनिए।
तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं जबकि ग्रह सामान्यतः नहीं। ये बिल्कुल सही है, तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। दूसरा कारण देखिए, ग्रहों का प्रकाश वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित नहीं होता। ये गलत स्टेटमेंट है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसका डिटेल देखते हैं। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं जबकि ग्रह सामान्यतः नहीं। ग्रह और तारों दोनों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होता है। हालांकि तारे पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं और प्रकाश की एक बिंदु स्रोत की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए अपवर्तन के कारण उनमें टिमटिमाहट होती है। इसके विपरीत ग्रह पृथ्वी के बहुत करीब होते हैं और बड़े दिखाई देते हैं, इसलिए वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण है। पहला कथन सुनिए, नोबल गैस रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नोबल गैस जो होते हैं वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। कारण, उनकी बाहरी कक्षा पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरी होती है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है और आर सही व्याख्या कर रहा है। इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नोबल गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। नोबल गैस की बाहरी कक्षा वैलेंस शेल पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरी होती हैं। यह विन्यास उन्हें अत्यधिक स्थिर बनाता है और वे आसानी से किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेती। यही कारण है कि वे निष्क्रिय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा का आकार और ऊर्जा निर्धारित करती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मुख्य क्वांटम संख्या वो कक्षा का आकार और ऊर्जा निर्धारित करती है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन और सभी 4 क्वांटम संख्याएं साझा कर सकता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, सही नहीं है। तीसरा, समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसका डिटेल देखते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के इलेक्ट्रॉन के कक्षा का आकार और ऊर्जा निर्धारित करती है। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार एक ही परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के 4 क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। वे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या समान होती है, और लेकिन द्रव्यमान संख्या जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग से होता है वो भिन्न होती है। यानी समस्थानी कौन होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या समाप्त होती है लेकिन द्रव्यमान की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन नरमपंथी और उग्रपंथी धाराओं में अध्यक्षीय उम्मीदवार को लेकर हुआ था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस की धाराओं का पुनर्मिलन हुआ और मुस्लिम लीग से समझौता हुआ। ये भी सही है। 1920 के कानपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया और कांग्रेस का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया। इसमें से सही बताना है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1907 का सूरत अधिवेशन कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का विभाजन के लिए जाना जाता है, जिसका कारण अध्यक्ष पद की उम्मीदवार को लेकर मतभेद था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के दोनों धड़े गरम दल और नरम दल एकजुट हुए और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ। 1920 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की मंजूरी दी, साथ ही भाषाई आधार पर अपने प्रांतीय समितियों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाइट्रोजन चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन चक्र के संबंध में नीचे दिए गए स्टेटमेंट पे विचार करना है और कौन सा सही है ये बताना है। पहला, नाइट्रोजनीकरण की प्रक्रिया में NH4 को वायवीय परिस्थितियों में NO2/NO3 में बदल दिया जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अपघटन और एनेमॉक्स प्रक्रियाएं नाइट्रोजन को N2 के रूप में वायुमंडल में लौटा सकती है। ये भी बिल्कुल सही है। जैविक नाइट्रोजन
स्थिरीकरण सीधे जड़ों की गांठों में अमोनिया या अमोनियम का निर्माण करते हैं। ये बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाइट्रीकरण वायवीय प्रक्रिया है। इसमें अमोनिया जो NH4 को नाइट्रेट और फिर नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदला जाता है। अपघटन और एनेमॉक्स दोनों प्रक्रिया नाइट्रोजन N2 को गैसीय रूप में वायुमंडल में वापस भेजती है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया या अमोनियम में बदलते हैं, जिसका उपयोग पौधे करते हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर फलीदार पौधे की जड़ों की गांठों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी होते हैं, बंद पथ पर किया गया कार्य शून्य होता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कक्षीय गति में गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को स्थिर रहती है, लेकिन गतिज ऊर्जा में बदलती है। ये एक गलत स्टेटमेंट है। किसी बिंदु द्रव्यमान के लिए गुरुत्वाकर्षण क्षमता ऋणात्मक होती है और दूरी के साथ बढ़ती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट में सही स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक संरक्षी बल है, जिसका अर्थ है कि बंद पथ में इसके द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य होता है। कक्षीय गति में विशेष रूप से वृत्तीय कक्षा में गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में स्थिर रहती है। अंडाकार कक्षाओं में दोनों में परिवर्तन होता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत। तीसरा देखिए, किसी बिंदु द्रव्यमान के लिए गुरुत्वाकर्षण क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है और दूरी को बढ़ाने पर यह शून्य की ओर बढ़ती है। ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुरा पर्वतमालाओं के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये स्टेटमेंट सही है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुरा की पर्वत जो माला है उसकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्राणहिता पेनगंगा वर्धा वेनगंगा से बनी है। गोदावरी की मुख्य बाएं तट की सहायक नदियां हैं। ये भी सही आंसर है। प्राणहिता पेनगंगा वर्धा और वेनगंगा से बनी है, जो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं बाएं तट की। तीसरा, लूनी एक अस्थायी नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। इसका डिटेल देख लेते हैं। नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जो उत्तर में विंध्य पर्वतमाला और दक्षिण में सतपुरा पर्वतमाला के बीच स्थित है। प्राणहिता पेनगंगा वर्धा वेनगंगा नदियों के संगम से बनी है। गोदावरी नदी की एक प्रमुख बाएं तट की सहायक नदी है। लूनी नदी एक अस्थायी नदी है जो राजस्थान में बहती है और कच्छ के रण में दलदल में समाप्त हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, जबकि अनुच्छेद 14 और 21 सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं। ये बिल्कुल सही है। जो 19 है वो का अधिकार है वो केवल नागरिकों पे लागू होते हैं, जबकि अनुच्छेद का 14 और 21 इस सभी व्यक्तियों पे जो विदेशी हैं या देशी हैं दोनों पे लागू होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 23 के तहत आत्मदोष के विरुद्ध संरक्षण में उंगलियों के निशान या DNA प्रदान करने की बाध्यता शामिल नहीं है। ये गलत है। संघ बनाने के अधिकार, अनुच्छेद 19(1)(c) में हड़ताल करने का मौलिक अधिकार शामिल है। इसमें सही बताना है, तो ये गलत है। इसका सही हो जाएगा सिर्फ डी, ये इसका सही आंसर है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने आदि की के तहत अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। दूसरी और अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 21 जीवन का
अधिकार ये सभी व्यक्तियों, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, सब पर लागू होते हैं। अनुच्छेद 23 के तहत आत्मदोष से संरक्षण केवल जबरन गवाही देने से बचाना है। इसमें उंगलियों के निशान, डीएनए नमूने प्रदान करने की बाध्यता शामिल नहीं है, क्योंकि इन्हें गवाही के बजाय भौतिक साक्ष्य माना जाता है। संघ बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। यानी संघ आप बना सकते हैं मौलिक अधिकार के तहत, हड़ताल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मिलान करना है। उन जल निकायों से नदियों का मिलान करें जहां वो गिरती है। ये नदियां हैं और जहां वो गिरती हैं उनसे मिलान करना है। तो मिलान कीजिए। महानदी कहाँ गिरती है? महानदी अरब सागर, खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में गिरती है महानदी। नहीं, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ए का बी हो जाएगा। दूसरा नर्मदा कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी गिरती है अरब सागर, खंबात खाड़ी में। दूसरा का डी हो जाएगा। लूनी नदी का कक्ष किरण में लुप्त हो जाती है। 3 का सी होगा। और मांडवी नदी ये कहाँ गिरती है? मांडवी नदी भी अरब सागर में गिरती है, यानी ए। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। देखिए, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, लूनी नदी एक अंतःप्रवाही नदी है जो कक्ष किरण में समाप्त हो जाती है, और मांडवी नदी गोवा में बहती है जो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत विश्व के 17 मेगा विविध देशों में से एक है। ये बिल्कुल सही है, भारत में विविधता बहुत है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा क्षेत्र भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट, पश्चिमी घाट को जैविक विविधता हॉटस्पॉट में शामिल नहीं किया गया। ये गलत है, पश्चिमी घाट भी शामिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, भारत को दुनिया के 17 मेगा विविध देशों में से एक माना गया है जहाँ जैव विविधता का उच्च सांद्रता है। पूर्वी हिमालय और इंडो बर्मा क्षेत्र भारत में स्थित जैव विविधता स्पॉट है, और पश्चिमी घाट भारत का एक प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वेसर शैली वास्तुकला का उदाहरण है? तो वेसर शैली वास्तुकला का उदाहरण कौन सा मंदिर है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विरूपाक्ष मंदिर। वेसर शैली, जिसे दक्कन शैली के रूप से भी जाना जाता है, वेसर शैली को ही दक्कन की शैली भी कहते हैं। नागर शैली को उत्तर भारत की शैली कहते हैं, और द्रविडियन शैली को दक्षिण भारत की शैली कहा जाता है। पट्टदकल में विरूपाक्ष मंदिर वेसर शैली वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। कोणार्क का सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर पूरी नागर शैली का उदाहरण है, और तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें सही सुमेलित करना है कि इसमें से कौन सा नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है। देखिए, हीराकुंड बांध महानदी पे है, इडुक्की बांध पेरियार नदी पे है, और या सरदार सरोवर बांध गोदावरी नदी पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध महानदी पे, ये सही है। इडुक्की बांध पेरियार नदी, ये भी सही है। सरदार सरोवर गोदावरी पे नहीं है। इसका सही आंसर 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चलते हैं। हीराकुंड बांध महानदी पे है, इडुक्की बांध पेरियार पे है, और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, धन विधेयक द्विसदनीय राज्य विधानमंडल में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धन विधेयक किसी भी द्विसदनीय राज्य विधानमंडल में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका नहीं, ये गलत है। विधान परिषद
को संसद द्वारा साधारण कानून से राज्य की विशेष बहुमत प्रस्ताव के आधार पर बनाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है अनुच्छेद 169 के तहत। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा, परिषद एक स्थानीय सदन है जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ये बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, धन विधेयक को केवल राज्य के विधानमंडल के निचले सदन यानी विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 169 के तहत संसद की किसी राज्य की विधान परिषद को विधानसभा में विशेष बहुमत से पारित करके साधारण कानून से बना या समाप्त कर सकती है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बहिर्गत संरक्षण के उदाहरण हैं? यानी एक्सिटू कंजर्वेशन का कौन कौन सा इसमें लिया जाता है? राष्ट्रीय उद्यान, बीज बैंक, प्राणी उद्यान या पवित्र उपवन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीज बैंक और प्राणी उद्यान लिया जाता है। देखिए, एक्सिटू कंजर्वेशन का अर्थ है किसी जीव को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना। बीज बैंक या प्राणी उद्यान यानी जूलॉजिकल गार्डन दोनों ही बहिर्गत संरक्षण के उदाहरण है, जहां प्रजातियों को कृत्रिम परिस्थितियों में रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान और पवित्र उपवन जीव को उनके प्राकृतिक आवास के अंदर ही संरक्षित करते हैं, इसलिए यह स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सीटू कंजर्वेशन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी महासागरीय धाराएं गर्म धारा के रूप में जानी जाती है जो पश्चिम यूरोप के समशीतोष्ण जलवायु के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें से गर्म जलधारा कौन सा है? महासागरीय धारा गल्फ स्ट्रीम, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम एक शक्तिशाली और गर्म महासागरीय धारा है जो अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। यह पश्चिम यूरोप के तटीय क्षेत्र में गर्म जल लाती है, जिससे वहां की जलवायु समशीतोष्ण बनी रहती है। लैब्राडोर, ओयाशियो और हम्बोल्ट धाराएं ठंडी जलधाराएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर सम्मेलन के तहत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन सा शामिल है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये शामिल है, चिल्का झील नहीं ये नहीं शामिल है, और लोकटक झील ये शामिल है। 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर साइट की सूची में शामिल उन आर्द्र भूमियों का एक रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के कारण परिस्थितियों चरित्र में परिवर्तन हो रहा है या होने की संभावना है। वर्तमान में भारत में 2 आर्द्र भूमि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, केवला राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील जो मणिपुर में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। चिल्का झील को पहले इस रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, लेकिन इसके पारिस्थितिक सुधार होने के कारण 2002 में इसे हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित युग्मों को कौन सा सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित बताना है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लॉर्ड लिटन लाया था, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। सहमति की आयु अधिनियम लॉर्ड इरविन द्वारा लाया गया था, नहीं ये गलत हो जाएगा, सेकंड नंबर गलत है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था, ये सही है। मॉर्ले मिंटो सुधार मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था। सहमति आयु अधिनियम 1819 में लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में पारित हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन
के कार्यकाल में पारित किया गया था और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं? यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं? पहला देखिए, न्यायाधीशों का कार्यकाल सुरक्षित होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। वेतन भारत के समेकित निधि पर आरोपित होना चाहिए, ये भी सही है। न्यायाधीशों को केवल महाभियोग द्वारा हटाना चाहिए, सही है। संसद द्वारा सामान्य कानून से न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करना, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यायाधीशों का सुरक्षित कार्यकाल, उनके वेतन का भारत में समेकित निधि पर आरोपित होना और हटाने की कठिन महाभियोग प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। संसद सामान्य कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकती है, लेकिन यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है, बल्कि यह इसके कामकाज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैशाली के प्रथम बौद्ध संगति में मठवासी अनुशासन में 10 बिंदुओं पर चर्चा हुई है, ये गलत है। कनिष्क के अधीन चौथी बौद्ध संगति सर्वस्तिवाद परंपरा संस्कृतिकरण से जुड़ी है, ये सही स्टेटमेंट है। दिगंबर परंपरा मानती है कि महिलाएं सीधे केवल ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं और तीर्थंकर बन सकती है, नहीं, ये गलत है। इसमें से सही बताना है तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 2 इसका सही आंसर है। इसका डिटेल देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी, जबकि दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, जहां मठवासी अनुशासन के 10 बिंदुओं पर चर्चा की थी। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का संबंध सर्वस्तिवाद परंपरा और संस्कृत भाषा में उपयोग था। दिगंबर जैन परंपरा मानती है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए नग्नता अनिवार्य है और महिलाएं सीधे केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। श्वेतांबर परंपरा इसके विपरीत मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक ही हो गया है, डबल स्लाइड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स को निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है क्योंकि गतिशील शुक्राणु आर्केगोनियम तक तैरते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बायोफाइट्स को निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके शुक्राणु गतिशील शुक्राणु आर्केगोनियम तक तैरते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, आर्थ्रोपोड्स में हीमोसील और बंद परिसंचरण प्रणाली कुछ समूहों में हीमोसाइनिन जैसे श्वसन वर्णकों के साथ सह अस्तित्व में होते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। एकाइनोडर्मस वयस्क अवस्था में द्विपाक्ष समरूपता और लार्वा अवस्था में रेडियल समरूपता प्रदर्शित करते हैं, ये भी गलत स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक सही है। इसका डिटेल देखते हैं। बायोफाइट्स जैसे मॉस में निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए तैर कर जाते हैं। आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ना कि बंद। एकाइनोडर्मस जैसे समुद्री तारा में लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व समरूपता होती है, जबकि वयस्क अवस्था में रेडियल समरूपता प्रदर्शित होती है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की छवियों बना सकता है। ये कथन है कि उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की छवियां बना सकता है, ये सही है। दूसरा, उत्तल लेंस हमेशा प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है, ये भी सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आर इसकी सही व्याख्या नहीं करता, डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
उत्तल लेंस वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की छवियां बना सकता है। और कोई भी लेंस उत्तल या अवतल जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो उसे अपरिवर्तित करता है। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की छवियों का बनना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की लेंस कितनी दूरी पर रखा गया है, ना कि इस तथ्य पर कि वह प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है या नहीं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, आप लोग इसे ज़रूर देखें और शेयर भी किया कीजिए। इसका PDF टेलीग्राम चैनल के क्लियर SSC पे ऑफिशियल पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।